बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल वी पाइज एजुकेशन में। हम आपके लिए इस सीरीज में एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। वीडियो नंबर 3। हमने एक नई सीरीज शुरू की थी 11th-12th बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि 11th में है या 12th में है, फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं या CUET देने का सपना देख रहे हैं। उन सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे नीट हो, चाहे CUET हो, सभी विद्यार्थियों के लिए बायोलॉजी की डेस्क्रिप्टिव क्लासेज इसमें रखी गई हैं, जिसमें हम टॉपिक नंबर फर्स्ट 12th NCERT का टॉपिक नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट शुरू किया था, जिसके 2 वीडियोज़ हमने डाल दिए हैं। पहले हम पूरे चैप्टर को एक साथ ना लेकर जो सब पॉइंट NCERT ने मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग हमने 2 सब पॉइंट स्टडी कर लिए हैं, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की स्टडी हो चुकी है। साथ ही साथ हमने दूसरे में माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर और उनकी पूरी डिटेल्ड स्टडी कर ली थी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मेगा स्पोरेंजियम, पिस्टिल, मेगा स्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक की पूरी स्टडी, जो कि आपकी NCERT में सब पॉइंट नंबर 1.2.2 है। तो डिटेल से इसको देखेंगे। आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हमारा आज का टॉपिक रहेगा पिस्टिल, मेगा स्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं पिस्टिल, मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम मीन्स ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक, ये पढ़ने वाले। ठीक है, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में हमने गाइनोसियम की स्टडी की थी। ये था गाइनोसियम, गाइनोसियम की स्टडी की थी हमने। ठीक है, गाइनोसियम, गाइनोसियम क्या करता है? गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट of the flower, of the flower. The gynoecium represent the female reproductive part of the flower. ये गाइनोसियम जो है ये फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब गाइनोसियम क्या है हमने इसको डिटेल में देख लिया था। गाइनोसियम, उसके मेंबर क्या थे? कार्पल्स। ये पिस्टिल बोल सकते हो आप। गाइनोसियम इज द कलेक्टिव टर्म। गाइनोसियम जो है वो एक कलेक्टिव टर्म है, किसके लिए? सभी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए, जिसको हम पिस्टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिस्टिल। ठीक है, यही हमारी NCERT ने यहाँ पर हेडिंग दे रखी है, पिस्टिल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पिस्टिल एक सिंगल मेम्ब्रेन है, उसका पूरे के पूरा जो ग्रुप है वो है गाइनोसियम। ठीक है, समझ में आई बात? यहाँ पर NCERT ने मेंशन कर रखा है, NCERT ने यहाँ मेंशन कर रखा है, यहाँ कुछ चीज़ें बता रखी हैं, जिसमें दे रखा है कि अगर पिस्टिल, पिस्टिल की 2 कंडीशन हो सकती है, या तो पिस्टिल सिंगल होगी और या फिर पिस्टिल मोर देन 1 होगी। पिस्टिल जो है वो या तो एक होगी, स्त्रीधानी या तो एक होगी या एक से अधिक होगी। ठीक है, तो अगर सिंगल पिस्टिल है, ठीक है, पिस्टिल सिंगल मतलब ये जो गाइनोसियम पार्ट पिस्टिल है ये अगर सिंगल है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे मोनोकार्पलरी। उसे क्या बोलेंगे? मोनोकार्पलरी। ठीक है, मोनोकार्पलरी। और हिंदी में इसे क्या कहेंगे? एकांडपी। हिंदी में इसे क्या कहा है NCERT ने? एकांडपी कहा है, ध्यान देना। ठीक है, मोनोकार्पलरी को हिंदी में NCERT ने क्या कहा है? एकांडपी कहा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, ये जो पिस्टिल है, पिस्टिल जो है, पिस्टिल की बात हो रही है, ये जो पिस्टिल है ये मोर देन 1 हो। ठीक है, मोर देन 1 पिस्टिल। ठीक है, मोर देन 1 पिस्टिल अगर हो तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? उस कंडीशन को कहेंगे मल्टी कार्पलरी। मल्टी कार्पलरी बोलेंगे। अगर मोर देन 1 हो तो उसे कहेंगे मल्टी कार्पलरी। अगर सिंगल है तो उसे कहेंगे मोनोकार्पलरी, और मोर देन 1 है तो उसे कहेंगे मल्टी कार्पलरी। ठीक है, अब मल्टी कार्पलरी है तो यहाँ से 2 कंडीशन हो सकती है। मल्टी में 2 कंडीशन हो सकती है। एक हो सकता है सिंकार्पस, ठीक है, सिंकार्पस, और दूसरा हो सकता है एपोकार्पस। दूसरा क्या हो सकता है? एपोकार्पस हो सकता है, ध्यान देना। ठीक है, सिंकार्पस और एपोकार्पस।
सिंकार्पस को बोलेंगे युक्तांडपी, इसे क्या कहेंगे, युक्तांडपी बोलेंगे हिंदी में, ठीक है। और एपोकार्पस को बोलेंगे व्युक्तांडपी, इसे क्या कहेंगे, व्युक्तांडपी बोलेंगे भैया, ठीक है। समझ में आई बात। अब मल्टी कार्पलरी की सब कंडीशन है सिंकार्पस और एपोकार्पस। सिंकार्पस का मतलब क्या है कि जो सारे के सारे पिस्टिल है, मोर देन वन पिस्टिल है, तो जो सारे पिस्टिल हैं वो एक साथ फ्यूज हैं, ठीक है। तो इसका मतलब फ्यूज्ड टुगेदर, फ्यूज्ड टुगेदर, एक साथ जुड़े हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। और एपोकार्पस का मतलब जो सारे पिस्टिल है वो फ्री हैं, ठीक है। सारे जो पिस्टिल हैं, इट मीन्स पिस्टिल्स आर फ्री, ये पिस्टिल्स फ्री, ठीक है। सिंकार्पस का मतलब, युक्तांडपी का मतलब क्या हुआ, सारे के सारे पिस्टिल फ्यूज है, आपस में जुड़े हुए हैं। और एपोकार्पस युक्तांडपी का मतलब क्या हुआ, सारे पिस्टिल फ्री है। ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान देना एग्जाम्पल। तो सबसे पहले सिंकार्पस के एग्जाम्पल की बात करें तो टोमेटो, सिंकार्पस का एग्जाम्पल टोमेटो, ठीक है। फिर हम बात करें ब्रिंजल, ठीक है, एग प्लांट, ब्रिंजल। फिर हम बात करें मस्टर्ड, ठीक है। फिर हम बात करें मैंगो, और एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल दिया तो उसको आपको अच्छे से याद रखना है, पेपेवर, ठीक है। पेपेवर, पेपेवर यानी ओपियम, ठीक है, पॉपी प्लांट, ओपियम, पेपेवर, ये एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया है। पेपेवर का एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आई बात। अब आते हैं हम एपोकार्पस पर। एपोकार्पस में पिस्टिल फ्री है। एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैं ऊपर लिख देता हूँ। एग्जाम्पल एपोकार्पस के एग्जाम्पल की बात करोगे तो लोटस, रोज, ठीक है। और अगर आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल की बात करोगे तो माइसेलिया, माइसेलिया, ठीक है, जिसको मैग्नोलिया भी बोलते हैं, इसको मैग्नोलिया भी बोलते हैं, मैग्नोलिया, ठीक है। एनसीईआरटी के हिंदी मीडियम ने इसे माइचेलिया लिख रखा है, वो प्रोनाउंसिएशन पर है, आप इसे माइसेलिया पढ़ रहे हो या माइचेलिया पढ़ रहे हो, ठीक है। मैग्नोलिया इसका सब नेम है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना किसका, एपोकार्पस का। समझ में आई बात। तो अगर पिस्टिल मोर देन वन है तो उसके दो सब टाइप हैं, सिंकार्पस यानी युक्तांडपी और एपोकार्पस यानी व्युक्तांडपी। सिंकार्पस यानी युक्तांडपी के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, टोमेटो, ब्रिंजल, मस्टर्ड, मैंगो, और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल पेपेवर, ठीक है। और एपोकार्पस यानी व्युक्तांडपी के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, लोटस, रोज, स्ट्रॉबेरी भी इसी में काउंट होता है, ध्यान रखना। और बटरकप, रेननकुलस, बटरकप भी इसी में काउंट होते हैं। एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल माइसेलिया या मैग्नोलिया का दिया हुआ है। तो ये है भैया पिस्टिल के टाइप हो गए अब, ठीक है। चलो जी, अब आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे हमारे स्ट्रक्चर है, पिस्टिल की स्ट्रक्चर या गाइनोसियम की स्ट्रक्चर हमें दी हुई है। आप जानते हो, पहले भी आप स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में भी इसको स्टडी कर चुके हो। ये पार्ट है स्टिग्मा, दिस पार्ट स्टिग्मा, स्टिग्मा, ठीक है। समझ में आई बात। स्टिग्मा का मेन फंक्शन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ दोबारा एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। स्टिग्मा क्या करेगा, स्टिग्मा प्रोवाइड्स, जिसे हिंदी में वर्तिकाग्र बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं भैया, ध्यान रखना। प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन्स, ये पोलन ग्रेन के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, ध्यान रखना इस बात का। समझ में आई बात। स्टिग्मा प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन जो आएंगे, पोलन ग्रेन जो आएगा वो यहीं पर आकर होल्ड करेगा पहले, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है स्टिग्मा। उसके बाद जो मिडल पार्ट है, ठीक है, वो है स्टाइल, ठीक है, स्टाइल। समझ में आई बात। तो स्टाइल क्या है, स्टाइल है एलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट। ये जो टर्म है ये एनसीईआरटी ने मेंशन की है, जिसको हिंदी में कहेंगे
दीर्घीकृत पतला भाग, दीर्घीकृत पतला भाग। एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट पर फोकस करना भैया, ध्यान रखना। उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए पूरे चैप्टर को उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है, ताकि एनसीईआरटी का कुछ भी ना रहे, बाकी ना रहे, कुछ भी ना बाकी छूटे, ठीक है ना। उसी के अनुसार इसे तैयार किया गया है। और उसी के अनुसार आज के चैप्टर में आप देखने वाले हो, आज के सेक्शन में हम इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज भी लाए हैं, ठीक है। जो इन टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज हैं वो छांट के लाए हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से आप इन वीडियोज़ की स्टडी करो, और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप इनको शेयर करो आगे, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उन तक अच्छा कंटेंट पहुंच पाए, ठीक है। चलो ये है स्टाइल। अब आगे चलते हैं। द बेसल पार्ट, ओवरी, ठीक है। बेसल पार्ट क्या है? ओवरी, जिसे कहेंगे अंडाशय। बेसल पार्ट ओवरी, अंडाशय, ठीक है। इसके लिए एनसीईआरटी कहता है बेसल बल्ज्ड पार्ट, बेसल बल्ज्ड पार्ट, ठीक है, जिसे कहा गया है आधारीय उभरा भाग, ठीक है। आधारीय उभरा भाग का है, ठीक है। समझ में आई बात। अब इस ओवरी की अगर हम बात करें तो इस ओवरी में कैविटी होती है, ध्यान देना। समझ में आई बात। ओवरी के अंदर की जो कैविटी है, अंदर की जो गुहा है, ठीक है, तो उसके लिए एनसीईआरटी कह रही है द ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी, जिसे हिंदी में कहा गया गर्भाशयी गुहा, गर्भाशयी गुहा, उसको एक नाम दिया एनसीईआरटी ने, ध्यान रखना, लोक्यूल। एनसीईआरटी ने एक टर्म उसके लिए यूज की है, लोक्यूल। लोक्यूल फाउंड इन द ओवरी, ठीक है। ओवरी में लोक्यूल पाया जाता है। समझ में आई बात। और इस लोक्यूल में क्या होता है, ध्यान देना, ये जो टर्म है, इस लोक्यूल में होता है क्या? प्लेसेंटा। तो उसके लिए देखते हैं। तो आगे कहा है थोड़ा सा, एक मिनट, चलो। तो उसके लिए कहा है द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को हिंदी में अपरा कहा जाता है, या इसको एनसीईआरटी ने हिंदी में नाड़ भी लिख रखा है। द प्लेसेंटा अपरा इज लोकेटेड, इज लोकेटेड इनसाइड, इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, द ओवेरियन कैविटी, ध्यान देना, नोट करते रहना, ठीक है। ओवेरियन कैविटी, समझ में आई बात। और उसके बाद कहा गया है यहां पर इस ओवेरियन कैविटी में प्लेसेंटा से ओव्यूल अटैच होंगे। कौन अटैच होंगे? ओव्यूल, ठीक है। तो उसके लिए कहा है द अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स within the ovary is known as, is known as placentation, प्लेसेंटेशन, ध्यान रखना। समझ में आई बात। उसको क्या कहा गया है? प्लेसेंटेशन कहा गया है। यहाँ पर एनसीईआरटी ने ये पूछा है कि प्लेसेंटेशन के टाइप कौन कौन से हैं, ठीक है। समझ में आई बात। 12th की एनसीईआरटी में इसके टाइप मेंशन नहीं किए हुए हैं, लेकिन 11th में वो टाइप दिए हुए हैं, तो वहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। टाइप की बात करें तो मार्जिनल, मार्जिनल, ठीक है। फिर दूसरा एक्सियल, एक्सियल। तीसरा पेरिएटल, पेरिएटल, ठीक है। चौथा फ्री सेंट्रल, ये थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ, पेरिएटल,
फिर फ्री सेंट्रल एंड बेसल। ठीक है, ये 5 टाइप है, मार्जिनल, एक्सियल, पेरिएटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। ये टाइप है जो 11th में आते हैं, इनको डिटेल से 11th में हम पढ़ेंगे भैया। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ये टाइप दिए हैं, इसके आगे देखते हैं हम। तो ओव्यूल की बात हुई है, ओव्यूल, ओव्यूल की बात हुई, समझ में आई बात। तो ओव्यूल जो होता है उसमें ओव्यूल अराइजेज फ्रॉम द प्लेसेंटा। ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा से अराइज होगा, ओव्यूल प्लेसेंटा से अराइज होगा। अब इस ओव्यूल को ही, ये जो ओव्यूल है, इसी ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं भैया, दिस ओव्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड मेगास्पोरेंजिया। इसको क्या बोला जाता है, मेगास्पोरेंजिया, ध्यान देना, यानी इसको दीर्घ बीजाणुधानी बोलते हैं, दीर्घ बीजाणुधानी बोलते हैं भैया, या गुरु बीजाणुधानी भी बोल देते हैं, गुरु बीजाणुधानी भी बोल देते हैं, ध्यान रखना। मेगास्पोरेंजिया, इस ओव्यूल को ही मेगास्पोरेंजिया बोलेंगे। अब ओवरी में 2 कंडीशन होगी। ठीक है, ओवरी में या तो एक ओव्यूल होगा और या फिर एक से ज्यादा ओव्यूल होंगे। ओवरी में 2 कंडीशन होगी, या तो एक ओव्यूल होगा या एक से ज्यादा होगा। समझ में आई बात। तो यहां पर 2 कंडीशन होगी, कौन कौन सी। पहली कंडीशन क्या होगी, 1 ओव्यूल इन एन ओवरी, यानी एक ओवरी में एक ही ओव्यूल। समझ में आई बात। इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी दे रही है, वीट, पैडी यानी धान, गेहूं, धान एंड मैंगो, ये एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। समझ में आई बात। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन होगी मैनी ओव्यूल्स, मैनी ओव्यूल्स इन एन ओवरी, यानी एक ओवरी में एक से ज्यादा ओव्यूल का पाया जाना। ठीक है, एक ओवरी में एक ओव्यूल, उसके एग्जाम्पल हो गए वीट, पेडी एंड मैंगो। और एक ओवरी में यानी एक अंडाशय में एक से ज्यादा ओव्यूल यानी बीजांड का पाया जाना, उसके एग्जाम्पल क्या क्या है, पपाया, पपाया, वाटरमेलन, वाटरमेलन और ऑर्किड्स। पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स, ये किसके एग्जाम्पल हैं, मोर देन 1 ओव्यूल अगर प्रेजेंट हो तो उसके एग्जाम्पल है भैया। अब हम बात करते हैं मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना आपके लिए, इसको अच्छे से तैयार करना। बार बार ये जो डायग्राम आपके लिए प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जितने डायग्राम बोर्ड में पूछे गए हैं, बोर्ड में डायग्राम ड्रॉ करने आए हैं, और जैसे डायग्राम को लेबल करना आता है, हम कोशिश करते हैं कि जितने डायग्राम हो सके आप प्रैक्टिस करो, इसलिए खुद हैंडमेड डायग्राम आपके लिए लाए गए हैं। ठीक है, समझ में आई बात। जितना ज़्यादा हो सकता है हैंडमेड डायग्राम को आपके लिए इन पीपीटीज में लाते हैं, ताकि आप भी उनको देख के अच्छे से प्रैक्टिस करो और सीख पाओ। ठीक है, ताकि बोर्ड के स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं तो वो भी बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएँ, क्योंकि डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आ सकता है ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ ओव्यूल। ठीक है, 1.5 मार्क्स का होता है, तो वहाँ पर आपको डायग्राम आने चाहिए। तो ये डायग्राम हैंड ड्रॉन डायग्राम, अब इसको हम लेबल करते हैं। ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड फनिकल, इसको हम क्या बोलेंगे, फनिकल बोलेंगे भैया। हिंदी में जिसे कहा जाता है बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं बीजांड व्रंत। मतलब इस बीजांड व्रंत या फनिकल की सहायता से ये ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच होता है, इसकी सहायता से प्लेसेंटा से अटैच होता है। उसके बाद ये फनिकल जिस जगह, जिस पार्ट पर ओव्यूल की बॉडी से अटैच होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड हाइलम। उसको क्या बोला जाता है, उस पॉइंट को बोलते हैं हाइलम। हिंदी में भी इसे हाइलम बोला जाता है। ठीक है, कई जगह इसे नाभिका वगैरह लिख देते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी इसे हाइलम ही बोलती है, ध्यान रखना। फिर हम बात करें यहाँ पर, ये जो आपको कवर दिख रहे हैं, ये कवर, दीज आर इंटेग्यूमेंट्स, ये इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये बाहर की तरफ है,
सो दिस इज कॉल्ड आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट जिसे कहेंगे बाह्य आवरण, बाह्य आवरण, ठीक है, या बाह्य अध्यावरण भी बोल देते हैं। ये अंदर का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड इनर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, लेबल अच्छे से करो, ठीक है, जिसे कहेंगे अंतः अध्यावरण या अंतः आवरण, ठीक है, समझ में आई बात। फिर हम बात करें जहां पर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है, ये जो पार्ट है जहां इंटेग्यूमेंट नहीं मिल रहा उसको बोलेंगे माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, इसे माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार बोलेंगे। ये जो भाग है, ये जो भाग है, इस भाग को बोलेंगे न्यूसेलस, ठीक है, न्यूसेलस। इस भाग को बोलेंगे न्यूसेलस, हिंदी में जिसे कहेंगे बीजांड काय। समझ में आई बात। इस न्यूसेलस में, ये न्यूसेलस क्या है, सेल्स का पार्ट है, समझ में आई बात, ठीक है। इस न्यूसेलस में ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, हिंदी में जैसे कहेंगे भ्रूणकोश, भ्रूणकोश बोलेंगे, ध्यान रखना, शब्द पर गौर करना, भ्रूणकोश बोलेंगे इसको, ठीक है। और ये जो एंड है, ये वाला जो भाग है, इसको, ये वाला जो भाग है इसे कहा जाएगा चैलेजल एंड, ठीक है, चैलेजल एंड या चैलेजल पोल। एनसीईआरटी इसको चैलेजल पोल लिख रही है, समझ में आई बात। चैलेजल या कैलेजल एक ही बात है, हिंदी में एनसीईआरटी इसको कैलेजल बोल रही है, कैलेजल पोल या कैलेजल सिरा, समझ में आई बात, या निभागीय सिरा, कैलेजल पोल या निभागीय सिरा, निभागीय सिरा, ठीक है। तो ये हो गया इसका, इसकी लेबलिंग ओव्यूल की यानी बीजांड की, ओव्यूल यानी बीजांड की हो गई लेबलिंग। मेगा स्पोरेंजियम का मतलब क्या हुआ, गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी, और ओव्यूल का मतलब क्या हुआ, बीजांड, बीजांड, समझ में आई बात। गुरु बीजाणुधानी बीजांड की संरचना दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, ये पार्ट दिस इज कॉल्ड फनिकल, इसको हम बोलेंगे फनिकल, ठीक है। दिस इज स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर, ये एक स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच करती है, ठीक है। अब वो प्लेस जहाँ पर अटैच होता है विच इज कॉल्ड हाइलम, उसको हाइलम बोलते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। देन कवर होते हैं ओव्यूल के ऊपर, आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर कवर इज कॉल्ड आउटर इंटेग्यूमेंट, देन इनर कवर इज कॉल्ड इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। बाह्य आवरण और अंतः आवरण, समझ में आई बात। जहां पर आवरण अनुपस्थित है, इट मीन्स इंटेग्यूमेंट्स जहां एब्सेंट है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये पोर्शन, दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल बोलेंगे भैया, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, वो माइक्रोपाइल होगा, समझ में आई बात आपके। फिर न्यूसेलस, पार्ट ऑफ सेल न्यूसेलस, बीजांड काय बोला जाएगा, ठीक है। देन इस न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक की स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आई बात। ये वाला पोर्शन कौन सा होगा, कैलेजल एंड या चैलेजल एंड, निभागीय सिरा, समझ में आई बात, ठीक है। इसको माइक्रोपाइलर एंड भी बोल सकते हैं, आगे आप इन एंड को देखोगे। ये एक एनाट्रोपस, एक टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल की स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल की स्ट्रक्चर है, समझ में आई बात। अब यहाँ पर हम देखना चाहें, अगर इसको स्टडी करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहली बात फनिकल क्या है। हमारी पहली स्ट्रक्चर फनिकल थी, ठीक है। फनिकल का मतलब क्या हुआ, द ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा, टू द प्लेसेंटा by stalk, by stalk
like structure and this stalk like structure is called फनिकल। ठीक है, ओव्यूल जिस स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर से प्लेसेंटा से अटैच होता है उस स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर को हम फनिकल बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बीजांड जिस व्रंत जैसे भाग के द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ता है उस व्रंत को फनिकल या बीजांड व्रंत कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। फिर आता है हाइलम, नेक्स्ट आता है हाइलम। हाइलम जिसे हाइलम ही बोला जाता है। नेक्स्ट हाइलम आता है। हाइलम, तो हाइलम क्या है? हाइलम एक रीजन है, ध्यान देना, एक रीजन वेयर बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेज या फ्यूज विद फनिकल। ठीक है, मतलब हाइलम वो भाग होता है जहां पर बीजांड का शरीर फनिकल से जुड़ता है। समझ में आई बात। मान लो ये बीजांड है, ये बीजांड है और ये उसका फनिकल है, तो ये फनिकल जहां जुड़ा है उस भाग को हाइलम बोलेंगे। ध्यान रखना इस बात का। समझ में आई बात। तो हाइलम के लिए हम इन शॉर्ट एक टर्म यूज कर सकते हैं। हाइलम के लिए जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल। ध्यान देना, ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। आप देखोगे आगे जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब आपको देखने को मिलेगा ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हाइलम इज जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल। क्लियर है, समझ में आई बात। देन हम बात करते हैं इंटेग्यूमेंट्स की। उसके बाद हम बात करते हैं इंटेग्यूमेंट्स की। इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। तो इंटेग्यूमेंट्स आपको पता ही है क्या है। इंटेग्यूमेंट्स क्या है? या तो वन हो सकते हैं या मोर हो सकते हैं। ठीक है, आपने बेसिकली अभी 2 इंटेग्यूमेंट्स देखे हैं, कवरिंग है। देन हम बात करें न्यूसेलस जिसको कहेंगे बीजांड काय, हिंदी में जिसे बीजांड काय कहेंगे। ठीक है, इंटेग्यूमेंट को हिंदी में आवरण बोलेंगे या अध्यावरण बोल देंगे। न्यूसेलस क्या है? ये है ए मास ऑफ सेल्स, enclosed by इंटेग्यूमेंट्स। समझ में आई बात। ए मास ऑफ सेल का एक ग्रुप है जो कि इंटेग्यूमेंट से कवर्ड है। ठीक है ना, समझ में आई बात। और इसके फंक्शन की हम बात करें, तो इंटेग्यूमेंट के फंक्शन की अगर हम बात करें तो है फूड स्टोरेज, फूड को स्टोर रखता है। फूड स्टोरेज इसका फंक्शन है भैया, फूड को स्टोर रखता है। समझ में आई बात आपकी, ये फूड को स्टोर रखता है। ठीक है, ये क्या करता है? फूड को स्टोर रखता है। चलो जी, अब सारा स्ट्रक्चर हमने स्टडी कर लिया। अब हम बात करें आगे, हम PYQ सीरीज मैंने कहा था इंपॉर्टेंट PYQ जो टॉपिक से रिलेटेड होंगे वो साथ साथ इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर नीट 2020 में आया हुआ एक क्वेश्चन है जो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड है। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद द फनिकल एट, उस प्लेस का नाम बताना है हमको। समझ में आई बात। इसका मतलब बीजांड का शरीर जहां पर फनिकल से जुड़ता है उस स्थान को क्या कहेंगे, ये पूछना चाह रहे। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद द फनिकल एट, कहां पर, मतलब बीजांड का शरीर फनिकल से किस स्थान पर जुड़ता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है किस स्थान पर जुड़ेगा भैया, बताओ। देखें, सीधी बात है। फर्स्ट ऑप्शन न्यूसेलस, नहीं। देन माइक्रोपाइल, नहीं। देन कैलेजा, नहीं। हाइलम वो प्लेस है, ध्यान दो, मैं बैक आ रहा हूँ डायग्राम पर। देखो, ये वो प्लेस है हाइलम वो प्लेस है जहां पर ये फनिकल इस ओव्यूल की बॉडी से अटैच होता है। ये फनिकल ओव्यूल की बॉडी से अटैच होता है एंड दिस प्लेस इज कॉल्ड हाइलम। इसको क्या बोला जाता है? हाइलम बोलते हैं भैया। ये मान लो ओव्यूल की बॉडी हो गई, ठीक है, ये ओव्यूल की बॉडी हो गई।
इस बॉडी पर जहाँ फनिकल अटैच हो रहा है उस प्लेस को हम बोलते हैं हाइलम। तो इसमें आंसर आएगा हाइलम। ठीक है, क्लियर है। तो नीट 2020 का क्वेश्चन हमें लगता है बहुत इजी से क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं, ध्यान रखना इस बात का। समझ में आई बात? चलो जी, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म। द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्वलेंट टू, किसके इक्वलेंट है? नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। और एक एंजियोस्पर्म का जो ओव्यूल है वो टेक्निकली किसके इक्विवेलेंट है? हमने अभी इसको स्टडी किया था, मैं बैग जाकर आपको दिखाऊंगा। ओव्यूल किसके इक्विवेलेंट है? ध्यान दो, देखो यहाँ पर मेगा स्पोरेंजियम। अब हम वहाँ पर देखेंगे हमारे क्वेश्चन में ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, तो ये है मेगा स्पोर मदर सेल, नहीं है भैया। देन मेगा स्पोरोफिल नहीं है, ठीक है। फिर मेगा स्पोर नहीं है, मेगा स्पोरेंजियम इज राइट। मेगा स्पोरेंजियम इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर है भैया। समझ में आई बात? द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम के इक्विवेलेंट है, ठीक है। देन आगे हम चलते हैं, अब हम देखेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस देखेंगे हम। मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी मेगा स्पोर कैसे जनरेट होते हैं। तो हमने आपके लिए पूरा एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिससे आप अच्छे से समझ पाओ इस पूरी सिस्टम को। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसको इन रिटर्न भी देख लेंगे, ठीक है। पहले हम इसे अच्छे से समझते हैं। देखो, ये हमारा ओव्यूल है भैया, ये स्ट्रक्चर हमारी ओव्यूल थी। ओव्यूल में ये वाला जो पार्ट था, ये वाला जो पार्ट विच इज कॉल्ड न्यूसेलस, ये न्यूसेलस था, ठीक है। न्यूसेलस था, बीजांड काय, बीजांड काय, ये बीजांड काय था। ये क्या था? मास ऑफ सेल, याद है ना? मास ऑफ सेल या ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारी ग्रुप, बहुत सारी सेल्स है। उन सेल्स में क्या था? फूड स्टोर था, फूड स्टोरेज कर रखा था उन सेल्स में। अब वहां पर क्या होता है, एक सेल, ध्यान देना, समझ में आई बात? एक सेल, एंड दिस सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोर मदर सेल। उस सेल को हम क्या बोलेंगे? मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। वो मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है। मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस, अर्धसूत्रण होगा। यहां पर क्या होगा? अर्धसूत्रण होगा, ध्यान देना, ठीक है। और आप जानते हो अच्छे से, मैं आपको बता दूं, मियोसिस, मियोसिस अर्धसूत्रण या अर्धसूत्री विभाजन की हम बात करें तो अर्धसूत्री विभाजन डिप्लॉइड सेल में होता है, डिप्लॉइड सेल में होगा, ठीक है। पेरेंटल सेल डिप्लॉइड है, उसमें मियोसिस होगा। तो मियोसिस दो स्टेप में होता है, ध्यान रखना। मियोसिस क्या होता है? दो स्टेप में, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। आपको पता है मियोसिस फर्स्ट होता है, इसको समझना यहाँ पर जरूरी है। 11th में आप जब सेल डिवीजन पढ़ोगे तो उसमें इन डिटेल भी पढ़ लोगे, लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये समझ में आएगा तब आपको आगे का डायग्राम पल्ले पड़ेगा। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट इज रिडक्शनल डिवीजन, वो न्यूनकारी विभाजन होता है, क्योंकि उसमें जो दो डॉटर सेल, मियोसिस फर्स्ट में दो डॉटर सेल बनती है, मियोसिस फर्स्ट में दो डॉटर सेल फॉर्म हो जाती है। समझ में आई बात? उन दोनों डॉटर जो दो डॉटर सेल फॉर्म हुई है वो उनका प्लॉइडी लेवल हाफ हो जाता है। इट मीन्स अगर पेरेंटल सेल डिप्लॉइड है और उनमें मियोसिस फर्स्ट कंडक्ट हुआ है तो जो फर्स्ट से दो डॉटर सेल बनी है वो हैप्लॉइड होंगी, यहाँ से हैप्लॉइड होंगी डॉटर सेल मियोसिस फर्स्ट में, यानी प्लॉइडी लेवल हाफ हो गया। इसीलिए मियोसिस फर्स्ट इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन, उसको न्यूनकारी विभाजन कहा जाता है। ध्यान देना, इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, ध्यान देना। समझ में आई बात? देन इसके बाद यहां पर हम देखेंगे कि मियोसिस सेकंड कंडक्ट होगा, मियोसिस सेकंड कंडक्ट होगा, जिसमें दोनों से टोटल 2 यानी टोटल 4 डॉटर सेल फॉर्म हो जाएंगी। क्या होगा? टोटल 4 डॉटर सेल फॉर्म हो जाएंगी भैया, ध्यान देना, टोटल 4 डॉटर सेल फॉर्म हो जाएंगी। और वो इस कंडीशन के एज इट इज रहेगा, प्लॉइडी लेवल यानी एन होंगी,
ध्यान देना, एन होगी। इस कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप समझोगे तब आपको आगे का डायग्राम और फिर प्लॉइडी लेवल पर क्वेश्चन आता है, मैं आपको दिखाऊंगा। नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, हम देखेंगे प्लॉइडी लेवल पर क्वेश्चन आ जाता है। तो डॉटर, अगर पेरेंटल सेल डिप्लॉइड है, उसमें मियोसिस कंडक्ट होता है, तो एक पेरेंटल सेल से 4 डॉटर सेल फॉर्म होती है। फर्स्ट मियोसिस इज डिवाइडेड इन 2 सब डिविजन्स, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट इज रिडक्शनल डिवीजन, यानी जो अर्धसूत्रण फर्स्ट होता है वो न्यूनकारी विभाजन कहलाता है, क्योंकि उसमें प्लॉइडी लेवल हाफ हो जाता है। पेरेंट का 2n है, तो जो 2 डॉटर सेल बनी वो n होगी। देन मियोसिस सेकंड कंडक्ट होगा, उसमें प्लॉइडी लेवल सेम रहेगा, इसलिए मियोसिस सेकंड इज सिमिलर टू माइटोसिस, यानी अर्धसूत्री द्वितीय जो है, अर्धसूत्रण द्वितीय जो है वो समसूत्रण के समान होता है, ध्यान रखना, ठीक है। उससे 4 डॉटर सेल फॉर्म होंगी और प्लॉइडी लेवल n होगा इनका। तो इसीलिए यहाँ डायग्राम पर वापस आते हैं, तो अर्धसूत्रण फर्स्ट हो रहा है, फर्स्ट होने से 2 डॉटर सेल फॉर्म हुई, ये और एक ये 2 डॉटर सेल, यानी कि यहाँ पर 2 डॉटर सेल फॉर्म हुई, यानी क्या बना, डायड बन गया। 2 के लिए डायड वर्ड यूज होता है, तो इसको कहा गया मेगास्पोर डायड, यानी गुरु बीजाणु द्वितीयक। हिंदी में जिसे कहा है गुरु बीजाणु द्वितीयक। गौर करना, एक एक चीज पर गौर करना यहाँ पर, ठीक है, एक एक चीज पर गौर करना। गुरु बीजाणु द्वितीयक, समझ में आई बात। अब मियोसिस सेकंड कंडक्ट होगा, मियोसिस सेकंड होगा भैया। भाई फर्स्ट तो क्या था, फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन था। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल थी ये डिप्लॉइड थी, अब इसमें मियोसिस फर्स्ट कंडक्ट हुआ और उससे 2 डॉटर सेल बनी, यानी वो हैप्लॉइड बन गई। अब इसमें मियोसिस सेकंड कंडक्ट होगा और उससे 4 डॉटर सेल बनेगी, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये हैंड ड्रॉन डायग्राम आपके लिए एक पूरे एक लीनियर वे में आपको एक्सप्लेन किया है। एनसीईआरटी का डायग्राम है, बट इसमें कुछ एडिशनल डायग्राम ऐड किए गए हैं ताकि आप चीज़ को अच्छे से समझ पाओ, और कुछ डायग्राम जो रिक्वायर नहीं है वो हटाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ मियोसिस सेकंड से 4 डॉटर सेल फॉर्म होंगी। अब इनके प्लॉइडी लेवल की बात करें तो n होगा चारों का, ठीक है, चारों का n हुआ, यानी क्या बन गया, मेगास्पोर टेट्राड बन गया, यानी गुरु बीजाणु चतुष्क बन गया। क्या बन गया, गुरु बीजाणु चतुष्क बन गया भैया, ध्यान देना, ठीक है। अब गौर करना एक चीज पर, ये जो चारों सेल है, मैं वापस आपको वहीं लेके चलता हूं। ये जो चारों सेल है, ये मान लो ये चारों सेल है, ठीक है, ये चारों सेल हैं। इन चारों सेल में से चारों की चारों ग्रो नहीं करती है, ध्यान देना, इनमें से कोई एक ग्रो करेगी, कोई भी एक, बाकी की 3 डीजनरेट हो जाएंगी, बाकी की जो 3 है वो डीजनरेट हो जाएगी। एक सेल ग्रो करेगी, एक ही सेल ग्रो करेगी, ध्यान देना, समझ में आई बात। एक सेल इनमें से ग्रो करेगी, तो इनमें से कोई एक सेल ग्रो की, अब उसमें एक न्यूक्लियस था, ठीक है, समझ में आई बात, उसमें एक न्यूक्लियस था। मान लो ये वो सेल थी, ये वो सेल थी, इसमें एक न्यूक्लियस था। अब इसमें होंगे माइटोसिस, ध्यान देना, अब क्या कंडक्ट होंगे, अब कंडक्ट होंगे माइटोसिस, अब माइटोसिस कंडक्ट होंगे भैया, यानी कि समसूत्रण होंगे। अब समसूत्रण होंगे, ठीक है, माइटोसिस कंडक्ट होंगे। तो फर्स्ट माइटोसिस से 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो गए, एक सेल में 2 न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहां पर होगा माइटोसिस सेकंड, माइटोसिस सेकंड कंडक्ट होगा, ठीक है, मतलब दूसरा, वो सेकंड नहीं है, वैसे सेकंड नहीं, मियोसिस फर्स्ट सेकंड की तरह मत मानो। मियोसिस फर्स्ट सेकंड तो 2 सब स्टेप्स है। यहां पर पहला माइटोसिस ये रहा, दूसरा माइटोसिस ये रहा। पहले माइटोसिस से 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हुए, 2 पुत्री केंद्रक बने। दूसरे माइटोसिस से 4 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए, 1 2 3 4 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए। देन तीसरा माइटोसिस कंडक्ट होगा, तीसरा माइटोसिस कंडक्ट होगा, जिससे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाएंगे, 4 एक साइड 4 एक साइड, ध्यान देना, ठीक है। इट मीन्स यहां पर ये क्या फॉर्म हो गया है, ये एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो गया है। क्या फॉर्म हुआ है, एम्ब्रियो सैक, ध्यान देना, एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो गया भैया, समझ में आई बात, एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो गया। चलो जी, ठीक है।
अब इसमें देखो ध्यान दो, अब आगे हम बात करें, एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो गया, ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। इससे पहले हम देखें ये एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर, ये पूरा एम्ब्रियो सैक है, इसमें कौन कौन सी सेल कैसे फॉर्म हुई है वो हम देखेंगे। ये एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर है, फीमेल गेमिटोफाइट, फीमेल गेमिटोफाइट, एम्ब्रियो सैक। समझ में आई बात आपके? फीमेल गेमिटोफाइट, एम्ब्रियो सैक की बात चल रही है, यानी मादा युग्मकोद्भिद एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोश, भ्रूण कोश, ठीक है। समझ रहे हो इस बात को? मतलब एक चीज ध्यान देना, ये जो सेल डिवाइड हुई थी, जो सॉरी न्यूक्लियस डिवाइड हुए थे, ये न्यूक्लियस 4 ऊपर 4 नीचे। देखो अब इस डायग्राम पर अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊं, ये मान लो एम्ब्रियो सैक है जिसमें 4 न्यूक्लियस ऊपर 4 नीचे, ठीक है। अब इनमें से क्या हुआ, एक न्यूक्लियस नीचे से सेंटर में आ गया और एक न्यूक्लियस ऊपर से सेंटर में आ गया, ठीक है। तो इसलिए यहां पर हम देखेंगे अगली कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा, अगली कंडीशन में ऊपर 3 न्यूक्लियस बचेंगे, नीचे 3 न्यूक्लियस बचेंगे, 2 न्यूक्लियस बीच में एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। 2 न्यूक्लियस जो है वो बीच में एडजस्ट हो जाएंगे। समझ में आई बात? वही कंडीशन यहां आपको दिखाई गई है। ये 3 न्यूक्लियस ऊपर, 3 न्यूक्लियस नीचे और 2 न्यूक्लियस बीच में। ऊपर नीचे से कंफ्यूज नहीं होना है, हमें उल्टा सुल्टा नहीं समझना है, क्योंकि एनसीईआरटी के डायग्राम को आप देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ है चैलेजल एंड या कैलेजल एंड, कैलेजल एंड, जबकि आप इस कैलेजल या निभागीय सिरे को आपने अभी ओव्यूल बनाया था तो नीचे की तरफ बनाया था, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आपको इतना याद रखना है, ये चैलेजल एंड की तरफ जो 3 न्यूक्लियस हैं, ध्यान रखना एम्ब्रियो सैक में अभी तक जो हमने माइटोसिस देखा था, उस माइटोसिस में हम डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, खाली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं इसको। सेल वॉल फॉर्म नहीं हो रही है, पहले सेल वॉल फॉर्म नहीं हुई, पहला माइटोसिस हुआ, 2 न्यूक्लियस फॉर्म हुए, ठीक है। पहला माइटोसिस मैं एक बार इरेज कर देता हूं ताकि आपको डायग्राम अच्छे से दिखाई दे। यहां पर आप देखोगे, ठीक है, ये देखो आपको अच्छे से डायग्राम दिखाई दे, इरेज कर देते हैं, चलो साहब। अब देखो ये पहला डिवीजन हुआ 2 न्यूक्लियस, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, यहाँ पर सेल वॉल फॉर्म नहीं होगी। फिर दोबारा डिवीजन हुआ 4 न्यूक्लियस, फिर तीसरी बार माइटोसिस हुआ 8 न्यूक्लियस। अब इनमें से एक सेंटर में आ गया, ऊपर से एक नीचे से सेंटर में आ गया। अब 3 न्यूक्लियस ऊपर 3 न्यूक्लियस नीचे, 2 बीच में। ये ऊपर नीचे से कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर है देखो चैलेजल एंड या कैलेजल एंड, जो कि ओव्यूल में नीचे की तरफ था, इधर था। ये है माइक्रोपाइलर एंड, बस आपको एंड ध्यान रखना है, एंड नहीं भूलना है, ध्यान देना। ये चैलेजल एंड की तरफ जो 3 न्यूक्लियस है उनमें वॉल फॉर्म होगी और उनमें जो सेल फॉर्म होंगी विच आर कॉल्ड एंटीपोडल्स, उनको हम क्या बोलेंगे, एंटीपोडल्स बोलेंगे, यानी प्रतिव्यासांत, हिंदी में इसे प्रतिव्यासांत कहा जाता है। ध्यान देना, अभी गौर करना, ठीक है। समझ में आई बात? 3 कोशिकाएं नीचे की तरफ, नीचे का मतलब ऊपर या नीचे कहाँ भी मान सकते हो आप इसको, इसको हम कहें माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। इस तरफ हम देखें तो 1 2 3, ध्यान देना, ये जो 2 सेल हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये जो दोनों सेल हैं ये हैं सिनर्जिड्स, दीज आर सिनर्जिड्स, जिसे हिंदी में कहा गया है सहाय कोशिका, सहाय कोशिका बोला गया है, ठीक है। समझ में आई बात? और ये जो मिडल सेल है, मिडल सेल जो है, ये जो मिडल सेल है, दिस इज कॉल्ड एग, यानी अंड, ठीक है। समझ में आई बात? एग, इन दोनों को मिला के बनेगा एग एपरेटस, अंड उपकरण। ये जो सिनर्जिड्स थी, इनमें ध्यान देना, इनमें ये जो 2 आपको अमीबोइड सेल दिख रही हैं, इनको कहा गया है फिलीफॉर्म एपरेटस, इनको क्या कहा गया है,
फिलीफॉर्म एपरेटस, दीज आर कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। हिंदी की बात करेंगे इनको तो ये हैं, मैं इधर कर देता हूँ, थोड़ा सा होच पोच नहीं होना चाहिए, इधर मेंशन कर देता हूँ इनको, ये वाले, ये फिलीफॉर्म एपरेटस हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस यानी तंतु रूप समुच्चय, ये एग सेल है ही, और ये जो सेंटर में दो न्यूक्लियस कनेक्ट हुए हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई, ध्यान देना, न्यूक्लियाई प्लूरल फॉर्म है, न्यूक्लियस सिंगुलर फॉर्म है। पोलर न्यूक्लियाई जिसको कहेंगे, हिंदी में कहेंगे ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक, समझ में आई बात। और इससे जो ये सेल बनी है, इस सेल को कहेंगे सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल यानी केंद्रीय कोशिका, इसको क्या कहेंगे, केंद्रीय कोशिका। ध्यान देना, ये मतलब एक कोशिका बन गई है, ये एक कोशिका बन गई है, ध्यान देना, समझे आप बात को, ये क्या बन गई है, एक कोशिका बन गई। अब आपको यहां पर गौर करना है, इस चीज पर ध्यान देना, मैं इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं आपको बता दूं, एम्ब्रियो सैक जो फॉर्म हुआ था, पीछे हम जाकर देखें, ये एम्ब्रियो सैक फॉर्म हुआ था, इससे पहले ये किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड थी, उसमें मियोसिस से हैप्लॉइड डायड बना, उसमें मियोसिस सेकंड से हैप्लॉइड मेगास्पोर टेट्राड बना, यानी कि ये हैप्लॉइड सेल थी। इस हैप्लॉइड सेल में माइटोटिक डिवीजन हुए थे, ध्यान देना इस बात का, समझ में आई बात। एम्ब्रियो सैक में माइटोटिक डिवीजन हुए थे, जिससे टोटल 8 न्यूक्लियस बने थे। न्यूक्लियस कितने थे, 8, ध्यान देना। अब यहां पर एंटीपोडल्स, 3 ऊपर एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स का प्लॉइडी लेवल आपसे अगर पूछे तो एन होता है, हैप्लॉइड होते हैं, ध्यान रखना, समझ में आ रही है बात आपको। यानी प्रति व्यासांत का प्लॉइडी लेवल आपसे पूछे तो वो एन होता है। पोलर न्यूक्लियाई का प्लॉइडी लेवल पूछे तो 2n होता है, ध्यान रखना, क्योंकि दो न्यूक्लियस साथ में कनेक्ट है, 2n होता है। या सेंट्रल सेल का प्लॉइडी लेवल पूछे तो 2n होता है। सिनर्जिड्स का प्लॉइडी लेवल पूछे तो n होता है। एग का प्लॉइडी लेवल पूछे तो वो भी n होता है। अब यहां पर आप काउंट करोगे, अगर यहां पर आप काउंट करोगे तो देखोगे न्यूक्लियस कितने हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, न्यूक्लियस कितने हैं भैया, 8, ठीक है, न्यूक्लियाई 8, और सेल्स कितनी हैं, सेल्स हम देखें तो 1 2 3 1 2 3 3 एंटीपोडल सेल, देन सिनर्जिड 2 5, देन एग 6, देन ये दोनों न्यूक्लियस कनेक्ट होकर एक सेंट्रल सेल फॉर्म कर रहे हैं, तो एक सेल, यानी टोटल सेल कितनी है, 7, ध्यान देना, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है भैया, ध्यान रखना इस बात का। न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई कितने हैं, 8, और सेल कितनी है, 7, ध्यान देना इस चीज का, ठीक है, समझ में आई बात। ये रहा वो क्वेश्चन। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक, ध्यान दो, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज, मैच्योरिटी पर ये इसकी कंडीशन पूछ रहे हैं, ध्यान देना। तो यहां पर क्या है, पहली कंडीशन 8 न्यूक्लिएट एंड 8 सेल, नहीं भैया, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल, बिल्कुल सही है, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल, बिल्कुल सही चीज है, ध्यान देना, समझ में आई बात, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल, ठीक है। बाकी हमें देखना ही नहीं है, बाकी देखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ध्यान देना। एक एनसीईआरटी ने क्वेश्चन डाल रखा है यहाँ पर, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन दिया है, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ,
अब ध्यान देना, प्लॉइडी लेवल पूछा है, कौन कौन सी सेल का? द न्यूसेलस का, यानी बीजांड काय का पूछा है भैया। हिंदी वालों के लिए बता दूं, बीजांड काय का प्लॉइडी लेवल। एमएमसी, ध्यान देना, एमएमसी का पूछा है। देन द फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर का पूछा है, या मेगास्पोर, ठीक है। एंड फीमेल गेमिटोफाइट, फीमेल गेमिटोफाइट का पूछा है। इनका प्लॉइडी लेवल एनसीईआरटी ने पूछा है, मतलब आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो इंटरनल क्वेश्चन की फॉर्म में ये पूछा हुआ है, ध्यान देना। व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस बीजांडकाय का? एमएमसी यानी मेगास्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। देन द फंक्शनल मेगास्पोर गुरु बीजाणु, सक्रिय गुरु बीजाणु। देन फीमेल गेमिटोफाइट यानी मादा युग्मकोद्भिद का, ध्यान देना। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर, आप ध्यान रखना, न्यूसेलस यानी बीजांडकाय का प्लॉइडी लेवल 2n। ये क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से किसी का भी पूछ सकते हैं। फिर एमएमसी, पहले बात तो फुल फॉर्म मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल यानी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, प्लॉइडी लेवल यहाँ पर 2n, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का प्लॉइडी लेवल 2n। फिर हम बात करें आगे तो फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर यानी सक्रिय गुरु बीजाणु, जो गुरु बीजाणु सक्रिय होगा उसका, तो उसका प्लॉइडी लेवल होगा n, ठीक है। देन फीमेल गेमिटोफाइट, फीमेल गेमिटोफाइट, इसका क्या होगा? इसका भी होगा n, ध्यान देना। न्यूसेलस और एमएमसी का 2n होगा, और मेगास्पोर का और फीमेल गेमिटोफाइट का होगा n, ध्यान रखना। ये प्लॉइडी लेवल होगा, क्योंकि प्लॉइडी लेवल से यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है, आगे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, अधिकतर आवर्त बीजियों में। अब आपको पॉइंट पढ़ने हैं, ध्यान देना। नीट 2016 का क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा था हम PYQs डिस्कस करेंगे, वही PYQs। अब आगे जो भी वीडियोस आएंगे उनमें हम पूरी कोशिश करेंगे, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, सब टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं या पढ़ेंगे आगे, उन सब टॉपिक से रिलेटेड जितने भी PYQs नीट में या और भी जो कंपटीशनल एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, लाइक CUET हो गया, या बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आए हैं, उन क्वेश्चंस को हम डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जा रही है। तो आपकी भी ये ड्यूटी है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने साथियों में, ठीक है। और जितनी जल्दी हो सके हम कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पर मैराथन क्लासेस लाने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की मैराथन क्लासेस डालेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब करवाइए, उनको लिंक शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल में सबसे बड़ी बात यह है कि सब टॉपिक वाइज आपको स्टडी करवाई जाएगी। तो क्वेश्चन पर आता हूँ, इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, अधिकतर आवर्त बीजियों में। फर्स्ट पॉइंट दिया, एग हैज ए फिलीफॉर्म एपरेटस। एग में फिलीफॉर्म एपरेटस, तंतु रूपी समुच्चय एग में होता है क्या? नहीं होता भैया, वो तो सिनर्जिड में होता है। देन रिडक्शनल डिवीजन अकर्स इन द मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शनल डिवीजन होता है, बिल्कुल होता है। मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शनल डिवीजन होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है एंड सेकंड होता है, हमने देखा था। ये बात सही लग रही है, आगे के पॉइंट और पढ़ते हैं पहले। थर्ड, देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल मोस्टली 3 होती है, न्यूमरस कहाँ है? देन ए स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सेक। सेंट्रल सेल कहाँ है? ये सही है, बी वाला यहाँ पर सही है। रिडक्शनल
डिवीजन अकर्स इन द मेगास्पोर मदर सेल, बी सही आएगा इसमें, बी। ठीक है, तो ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। अब आता है नेक्स्ट नीट 2017। हमें जो इजी लगते हैं वो देखो नीट में क्वेश्चन होते हैं। 2017 फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, ध्यान देना, फंक्शनल मेगास्पोर किस में डेवलप होता है, ध्यान देना भैया, फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, हमने अभी फंक्शनल मेगास्पोर का प्लोइडी लेवल डिस्कस किया था, ये देखो फंक्शनल मेगास्पोर का प्लोइडी लेवल। ठीक है, अब यहाँ पर फंक्शनल मेगास्पोर का जो एंजियोस्पर्म का फंक्शनल मेगास्पोर है वो किस में डेवलप होता है, डेवलप इनटू, ध्यान देना, ओव्यूल में होता है क्या, नहीं होता भैया। एम्ब्रियो में होता है क्या, नहीं होता भैया। एम्ब्रियो सैक में होता है क्या, बिल्कुल होता है। फंक्शनल मेगास्पोर किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आएगा, ध्यान देना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आएगा राइट, ध्यान देना। समझ में आई बात? चलो जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो आ गया प्लोइडी लेवल वाला क्वेश्चन, नीट 2023 का ताजा 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 तरीन क्वेश्चन, नीट 2023 का प्लोइडी लेवल पर क्वेश्चन आया है। इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में, ध्यान देना, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो। समझ में आई बात? रीड केयरफुली, ताकि कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि ऑर्डर भी बहुत मायने रखता है। इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड, एन, हैप्लॉइड यानी एन, अगुणित, डिप्लॉइड यानी द्विगुणित, एंड ट्रिप्लॉइड यानी त्रिगुणित। स्ट्रक्चर ऑफ द फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक सीक्वेंशियली आर, इनका सीक्वेंस बताना है कि इनमें से डिप्लॉइड पहले फिर हैप्लॉइड पहले फिर डिप्लॉइड फिर ट्रिप्लॉइड कौन कौन से। सबसे पहले अपन अब ऑप्शन से अपने को डिस्कस करना होगा। एंटीपोडल हैप्लॉइड होता है, राइट है भैया। सिनर्जिड हैप्लॉइड होता है, अपने को डिप्लॉइड बताना था, हैप्लॉइड होते हैं, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन पर आते हैं, सिनर्जिड हैप्लॉइड होती है, सहाय कोशिका। देन जाइगोट डिप्लॉइड होता है। देन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पेन बनेगा आगे, आगे आप देखोगे, आगे आपको देखने को मिलेगा। मैं पहले आपको बता देता हूं, जब हम फर्टिलाइजेशन देखेंगे तो फर्टिलाइजेशन में एक जो मेल गेमिट है वो यहाँ फ्यूज होगा, एक तो एग से फ्यूज होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा, और यहाँ पर 3n स्ट्रक्चर बनेगी जिससे बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको बोलेंगे पेन, ध्यान रखना, उसको क्या कहेंगे, पेन कहेंगे शॉर्ट में, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसे शॉर्ट में पेन बोला जाता है। ये आप फर्टिलाइजेशन में देखोगे पेन। इसका प्लोइडी लेवल 3n होता है भैया, सॉरी ऊपर वाले में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन, इसका प्लोइडी लेवल 3n होता है। तो यहाँ पर सिनर्जिड का प्लोइडी लेवल n सही है, जाइगोट का 2n सही है, प्राइमरी एंडोस्पर्म का 3n भी सही है। इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आई बात? आगे आपको चेक करना है, बट यहाँ पर हमारे पास ए एंड बी या बी एंड सी ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, टाइम बचाएगा। हमें टाइम का भी बड़ा ध्यान रखना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो ये टाइम बच गया। सिनर्जिड n, जाइगोट 2n, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n, हमारा राइट आंसर है बी। चलो साहब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नीट 2021 का ताजा तरीन क्वेश्चन, ध्यान देना। ये क्वेश्चन है, इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिलीज, कुछ फैमिली का पेयर दिया है जिसमें पोलन ग्रेन रिटेन देयर वाइबिलिटी फॉर मंथ्स आफ्टर रिलीज। जो पोलन ग्रेन होते हैं वो रिलीज होने के बाद यानी झड़ने के बाद कुछ दिनों तक, ठीक है, कुछ महीनों तक अपनी वाइबिलिटी यानी जीवन क्षमता को बनाए रखते हैं। वो कौन सी फैमिली का ग्रुप है या कौन सी फैमिली का जोड़ा है वो हमें बताना है भैया, ध्यान दो इसमें। तो सबसे पहले रोजेसी एंड लेग्यूमिनेसी है, फिर पोएसी एंड सोलेनेसी है, फिर पोएसी एंड लेग्यूमिनेसी है, फिर पोएसी और आपकी रोजेसी है। तो आपको ध्यान हो, आप वीडियो नंबर 2 देखना, हमारा जो 12th का सेक्शन है इसमें वीडियो नंबर 2 में पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की है, ठीक है, उसमें हमने पोलन ग्रेन के बारे में सारा डिस्कस किया है, ठीक है। वहाँ पर हमने बताया है
कि कुछ ऐसे पोलन ग्रेन्स हैं जैसे व्हीट और पेडी, वो कुछ लगभग 30 मिनट तक ही अपनी वाइबिलिटी रख पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कुछ महीनों तक रख पाते हैं। उनमें 3 फैमिली हमने देखी थी, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही आएगा, रोजेसी एंड लेग्यूमिनेसी। ये जो पेयर है ना ये सही है। तीसरा अगर इसके साथ दे तो सोलेनेसी हो जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये है नीट 2021 का क्वेश्चन। अगर इन क्वेश्चंस को आपको डिस्कस करना है, समझना है अच्छे से, तो आप वीडियो नंबर 2 पर जाइए और अच्छे से वहाँ पर आपको माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन की पूरी स्ट्रक्चर, ठीक है, और एंड्रोसियम की, इट मीन्स स्टामेन की, एंथर, फिलामेंट, एंथर के सेक्शंस, वहाँ पर लेयर, वॉल लेयर सब डिस्कस किया, टेपिटम वगैरह, वहाँ पर जा सकते हो आप। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नीट 2018 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल। इजी लगता था हमें, लेकिन देखो क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में, पोलन ग्रेन जो होते हैं उनको फॉसिल की तरह प्रिजर्व रखने में कौन सा जो कंपोनेंट है वो हेल्प करता है। तो फर्स्ट है पोलन किट, नहीं भैया। देन सेल्यूलोजिक इंटाइन, नहीं। देन ऑयल कंटेंट, नहीं। स्पोरोपोलेनिन राइट आंसर है इसके लिए, स्पोरोपोलेनिन। नीट 2018 का क्वेश्चन है भैया, स्पोरोपोलेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2017 का क्वेश्चन है आपके लिए। पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग ए टेम्परेचर। इजी सा लगता है लेकिन 17 में क्वेश्चन आ गया। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन पर हम पोलन ग्रेन को किस तापमान में संरक्षित रखते हैं। तो वो तापमान हमें याद है, जिनको नहीं ध्यान है वो पिछला वीडियो देख लें, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर -196 डिग्री सेंटीग्रेड ए में दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही आएगा, ध्यान रखना। समझ में आई बात। तो ये है हमारा क्वेश्चन। ये जो हमारे 3 क्वेश्चन थे, ये वाला, इससे पिछला और इससे पिछला, इन तीनों क्वेश्चन को इन डिटेल आप समझना चाहते हो तो वीडियो नंबर 2 पर जाकर अच्छे से पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की स्टडी कर लो। ठीक है, बाकी हमने लगभग सारे क्वेश्चन जो इस टॉपिक से और इससे पिछले टॉपिकों से जो क्वेश्चन थे वो सारे यहाँ पर स्टडी किए हैं। अब जो आगे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ध्यान देना, वो मतलब आगे जो भी वीडियोस मिलेंगे उनमें क्वेश्चन जितना मतलब उन टॉपिक से रिलेटेड जो PYQs होंगे वो इसमें इंक्लूड करेंगे, ताकि आपकी तैयारी बूस्टअप हो सके, आप में एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको एक नॉलेज हो। ठीक है, समझ में आई बात आपकी। तो इसलिए इस प्रकार के वीडियोस पाने के लिए, अच्छे से पूरे कंटेंट को समझने के लिए, सबसे पहले आप वीपाइज एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए पूरी मेहनत से वीडियोस तैयार कर रहे हैं ताकि इन डिटेल आपको कंटेंट मिले। तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपके कमेंट है वो कमेंट कीजिए। ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो वो कीजिए, या आप किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो कमेंट कीजिए। ठीक है, और अपने साथियों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर एक तैयारी करने वाले विद्यार्थी तक वीपाइज एजुकेशन पहुंच सके और हम सबकी, आपकी अपनी फैमिली एक बड़ी फैमिली बन सके। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह वीपाइज एजुकेशन का हिस्सा बनिए, इस फैमिली को आगे बढ़ाइए और अपने साथियों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।